गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप सो आप लोग सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमें टॉपिक स्टडी करना है, वो है प्लांट ब्रीडिंग। उसकी डेफिनेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या क्या है प्लांट ब्रीडिंग का। मीन्स प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमारे फ्यूचर में कौन कौन सा स्कोप है, हम क्या कर सकते हैं और उनसे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding can be defined as an art and science and technology of improving the genetic makeup of plants in relation to their economic use for mankind. मीन्स प्लांट ब्रीडिंग क्या है कि हम किसी भी प्लांट में कोई जेनेटिक जो उसका कोई भी जीन्स लगा लो या जेनेटिक मटेरियल लगा लो, कोई भी उसको इम्प्रूव करने के बाद जो प्लांट्स हम तैयार करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज फॉर द मैनकाइंड की, उसमें कोई जीन में चेंजेस करके या क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करके हम उसको एक ऐसा बना लें उस प्लांट्स को या हमारी क्रॉप को, ताकि जो वो मैनकाइंड के यूज में आ सके, उसको इकोनॉमिकली वो बेनिफिट पहुंचा सके। मीन एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट एंड साइंस है कि जिसके थ्रू हम अपने प्लांट्स के जीनोम्स को, जीन्स को इम्प्रूव करके, कुछ ऐसे करेक्टर उसमें इम्प्रूव करके जिसके थ्रू हम अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक यूज हो सकता है, एज अ पर्पस ऑफ इकोनॉमिक यूज हो सकता है, या क्वालिटी पर्पस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने यील्ड के लिए सब कुछ इम्प्रूव करना है। हमने क्वालिटी भी चाहिए, उसकी ग्रेन क्वालिटी भी हो सकती है, उसकी फॉडर क्वालिटी भी हो सकती है, फाइबर क्वालिटी भी हो सकती है, प्रोटीन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी किसी भी तरह की हो सकती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग है, जो प्लांट्स की ब्रीडिंग करते हैं ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स पा सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कोई भी हम टॉपिक कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही है कि हाँ, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम वो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। वैसे प्लांट ब्रीडिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका हायर यील्ड, second is improved quality, and third one is abiotic resistance, fourth is biotic resistance. The next है change in maturity duration, determinate growth, dormancy, desirable agronomic characteristics, elimination of toxic substance, non-shattering characteristics, photo and thermosensitive, synchronizing maturity, wider adaptability, and last one है varieties for new season। मतलब इसके टोटल मिला के 13 से 14 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड। कोई भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं फील्ड में या किसी भी अपने एरिया में ग्रो करते हैं, तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि हम जब कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो उससे हमें यील्ड है जो हायर मिले, ताकि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हम उससे ले सकें। क्योंकि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट अच्छी नहीं मिल रही है, कोई क्रॉप लगा रहे हैं हम, उसमें इतनी सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, डिजीज को कंट्रोल करते हैं, बस बहुत कुछ करते हैं क्रॉप, जब हम सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। तो हमें ये होता है कि जो हम ये सारा प्रैक्टिसेस करते हैं, हम उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करें, जितनी डिजायर यील्ड हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल पाए। यील्ड किसी की तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स हैं सीरियल क्रॉप्स, उनकी ग्रे यील्ड होती है, कुछ फॉडर, जो फॉडर के लिए हम क्रॉप्स यूज करते हैं उनकी फॉडर यील्ड होगी, फिर कुछ फाइबर यील्ड होते हैं, फाइबर क्रॉप्स होते हैं, फिर टिम्बर यील्ड, केन यील्ड, ऑयल यील्ड, यील्ड किसी भी तरीके की हो सकती है। ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए हमें ऑयल यील्ड चाहिए, फाइबर वाली क्रॉप्स हमसे हमें फाइबर चाहिए। मतलब किसी भी तरीके की यील्ड है वो हमें, हम अपने प्लांट को प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज लगा के इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसा कोई प्लांट में उसके जेनेटिक्स में या जीनोम में कुछ ऐसा इम्प्रूव करें ताकि जो हमें उससे जो यील्ड है हमारी ज़्यादा, या जितनी हमें चाहिए हायर से हायर हमें उतनी यील्ड मिल सके, वो हम सब किसके थ्रू कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू।
नेक्स्ट आता है इम्प्रूव क्वालिटी। इम्प्रूव क्वालिटी यील्ड के बाद वही बात है, मैंने आपको पहले ही बताई है, क्वालिटी। ओनली यील्ड पे डिपेंड नहीं रहते हम लोग, क्योंकि हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। क्योंकि हम जैसे वीट की क्रॉप लगा लो, तो वीट से कितने सारे यूजेस हम लेते हैं। चपाती मेकिंग भी है, ब्रेड मेकिंग भी है, बिस्किट्स भी बनते हैं, सूजी भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम उससे बनाते हैं और खाते हैं। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो मैन काइंड है वो बीमारियां लग सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें क्वालिटी भी है, जो इम्प्रूव क्वालिटी के जो क्रॉप्स है वो चाहिए। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो भी हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसी में तभी बताया गया कि इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव क्वालिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन प्लांट ब्रीडिंग। द क्वालिटी कैरेक्टर वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मीन्स जो क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं। वो चाहे ग्रेन साइज हो गया, या उसका कलर हो गया, या उसकी बेकिंग क्वालिटी होगी। बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, उसकी हम चपाती बनाते हैं, ठीक है। फिर कुकिंग क्वालिटी इन राइस, बार्ले की माल्टिंग क्वालिटी, बार्ले से बहुत सारे वाइन्स बनते हैं, उसकी माल्टिंग क्वालिटी है। कलर एंड साइज ऑफ फ्रूट्स, कभी जब हम कई बार फ्रूट्स भी खरीदने जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका कलर कौन सा है, साइज कैसा है फ्रूट्स का, तभी हम खरीदते हैं ना। वही कीपिंग क्वालिटी इन वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स को हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, कब तक हम इसको संभाल के रख सकते हैं। फिर प्रोटीन कंटेंट आ गया, ऑयल कंटेंट आ गया, फाइनेस इन कॉटन आ गया। मतलब सारी क्वालिटी मिला के ये हमें इम्प्रूव करनी है, किसके थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। अगर हम कोई ऐसे करेक्टर्स हैं हमके, उसके जेनेटिक्स में, उनके जीन्स में, जीनोम में ऐसा कुछ चेंज करें, ताकि जो हमारी जो क्वालिटी हमें चाहिए वो हमें मिल सके। चाहे वो ग्रेन क्वालिटी है, चाहे वो कुकिंग क्वालिटी या बेकिंग क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी हम उसके थ्रू इम्प्रूव कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है एबायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस। एबायोटिक रेजिस्टेंस आपको पता है, आजकल क्लाइमेट है जो अनफेवरेबल क्लाइमेट बहुत चल रहा है, किसी भी टाइम बारिश पड़ जाती है। मतलब उस सब चीज़ों से बचाने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उसके जेनेटिक में या उसके जीनोम में कुछ ऐसा चेंज करते हैं, उसकी क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि जो उस क्लाइमेट में वो सरवाइव कर सके। एबायोटिक रेजिस्टेंस में लिखा है, क्रॉप प्लांट्स आल्सो सफर फ्रॉम एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कौन से, कोई ड्रॉट हो गया, सॉइल सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, विंड हो गया, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। मतलब ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर हैं, ड्रॉट हो गया, जब मान लो सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिला, तो हमारी क्रॉप ग्रोथ नहीं होगी, या उसको कोई इंसेक्ट पेस्ट लगेंगे तो वो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो ना तो हमें उससे अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी और ना ही उससे अच्छी यील्ड मिल पाएगी। सो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम अपनी क्रॉप्स को या वैरायटीज को उसके जीनोम में या उस क्रॉसिंग करवा के उसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, ताकि वो ड्राउट में हो, या टेम्परेचर हो, हीट हो, विंड हो, उसमें रेजिस्टेंस हो सके या टॉलरेट कर सके उन चीज़ों को, ताकि जो हमारी ग्रोथ है या क्वालिटी उस चीज़ की वो खराब ना हो और हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी और हायर यील्ड मिल सके। फिर नेक्स्ट आता है बायोटिक रेजिस्टेंस। अब एबायोटिक फैक्टर्स तो हो गए, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया। बायोटिक्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे डिजीज होगी, इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, उनसे भी हमारे क्रॉप्स को बहुत लॉस होता है। अगर डिजीज लग गई हमारी क्रॉप में तो उसकी क्वालिटी तो खराब होगी ही होगी, यील्ड भी उसकी डिक्रीज होगी। तो वेरियस क्रॉप अलग अलग इंसेक्ट या पेस्ट के द्वारा या डिजीज के द्वारा अटैक होता है, तो उसके वजह से वो जो अपनी यील्ड है वो लॉस कर देते हैं। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा मेथड है, या बेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम वो लॉसेस को है मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई क्रॉप लगा दी, उसका हमने एक वैरायटी के साथ क्रॉस कराया, और हम चाहते हैं कि वो जो नेक्स्ट हमारा F1 जनरेशन आए वो हमें रेजिस्टेंस मिले, ताकि उसमें जो, जैसे हमें पता होता है कि हाँ हमारी ये क्रॉप में इस टाइम ये डिजीज लगती है, ठीक है, हमें पता है कि ये क्रॉप को हमने इम्प्रूव करना है, तो हम उसका क्रॉस करवाएंगे या उसको रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे क्रॉस के थ्रू, ताकि जो पहले उनमें डिजीज या इंसेक्ट के द्वारा लॉस हो रहा था उसको हम कम कर सकें, और हम जो क्वालिटी चाहते हैं, जो हम अपनी यील्ड चाहते हैं, उसको हायर यील्ड पा सकें, या फिर अच्छी क्वालिटी का जो प्रोड्यूस हम पा सकें। फिर नेक्स्ट है चेंज इन मेच्योरिटी एंड अर्लीनेस। मेच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होती है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर मेच्योरिटी पे करते हैं कि हम अब
मैच्योर हो गई है क्रॉप, अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। तो हम उसकी ड्यूरेशन को चेंज करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई क्रॉप है 217 डेज में मैच्योर हो रही है, तो हम कोई ऐसा उसके जीनोम में चेंज करेंगे या कोई ऐसा जेनेटिक मेकअप में उसके चेंज करेंगे ताकि वो 270 डेज में वो मैच्योर हो रही है, वो अब कितनी डेज में हो, 170 डेज। कॉटन में देखा है हमने कि जैसे वो 270 डेज में होती है, उसका क्रॉस करवाया हमने कुछ वैरायटी के साथ जो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटीज या वाइल्ड किसी रिलेटिव से या लैंड रेसी से क्रॉस करा के हमने कोई ऐसी वैरायटी तैयार की जो कि 170 डेज में ही मैच्योर हो रही है। उससे क्या बेनिफिट होता है हमें कि एक तो हम एक से ज्यादा क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे कोई एक 270 डेज में जो कॉटन हो रही है, फिर जब हमने इसमें कुछ जीनोम जेनेटिकली चेंज कर दिया तो हमने जो क्रॉप है वो 170 डेज में मैच्योर हो रही है। जो बाकी 100 डेज हैं उसमें हम कोई वेजिटेबल्स लगा सकते हैं अपनी, या कोई और क्रॉप लगा सकते हैं जो कम से कम समय में जो, मतलब एक तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम राइस और व्हीट लगाते हैं दोनों। तो अगर हम ऐसे अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी लगाएंगे तो उसके बीच में हम एक आधी क्रॉप और लगा सकते हैं, जिससे हमें बहुत इकोनॉमिक पर्पस पे बेनिफिट होगा। क्योंकि कहीं तो हमने दो क्रॉप्स का हमें बेनिफिट मिल रहा है, और जब हम मेच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज करते हैं कुछ अर्ली मेच्योरिटी वाली क्रॉप्स में, तो हम एक क्रॉप और लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी हम अपना इकोनॉमिक यूज है जो उसको बढ़ा सकते हैं। एक और भी इसका बेनिफिट है, जैसे हमें पता है कि जब हमारी क्रॉप मेच्योर होती है उस टाइम हमारे जो एरिया में, जब हमारे क्लाइमेट में ये इंसेक्ट आता है, मान लो कि 270 डेज है या 250 डेज पर उसको ये जो इंसेक्ट है, डिजीज है, इस समय भी ये इंसेक्ट पेस्ट आता है। जब हम उसकी मेच्योरिटी को या ड्यूरेशन को चेंज कर लेंगे, अर्ली उसकी मेच्योरिटी हो रही है, तो जो वो टाइम पीरियड होगा वो उससे बच पाएगी, इंसेक्ट पेस्ट से बच पाएगी, डिजीज से बच पाएगी, और जो उसकी क्वालिटी है वो बनी रहेगी, और उससे हम यील्ड भी हाई पा सकते हैं। अगर वैसे ही वो 270 डेज में हो रहा है तो वहाँ उनको इंस्पेक्शन होगी ही होगी। कोई भी जो डिजीज उस टाइम आती है, जो इंसेक्ट पेस्ट हो, उससे वो इन्फेक्ट होंगी होगी, और हमारी क्वालिटी में भी डिक्रीज आएगा और हमारी यील्ड में भी डिक्रीज आएगा। तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम उसके जेनेटिक में या जीनोम्स में, जीन्स में कुछ भी लगा लो, उसमें हम चेंजेस करके जो है अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज तैयार कर सकते हैं और उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सिक्स ऑब्जेक्टिव, वो है डिटर्मिनेट ग्रोथ। ये भी मेन ऑब्जेक्टिव्स है ब्रीडिंग का। इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज विद डिटर्मिनेट ग्रोथ इज डिजायरेबल इन लाइफ। मतलब उन वैरायटीज की डेवलपमेंट करना जिनकी ग्रोथ डिटर्मिनेट है, जैसे कि मूंग होगी, पीएनपी होगी, कॉटन होगी, एक्सेट्रा। तो ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग है, जिसके थ्रू हम यील्ड या अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव है इसका, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे उसमें हाइट्स आ जाती हैं, टेलरिंग कैपेसिटी आ जाती है, ब्रांचिंग्स आ जाती हैं, वो सारी चीजें जो आती हैं एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। क्योंकि हमें पता ही है सबको कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो वीट की वैरायटी लगा लो, चलो भी बहुत टॉल वैरायटीज होती थी, हमारे भी हाइट से ऊपर होती थी कि जब हम वीट के खेत में जाते थे तो मतलब प्रॉपर कवर हो जाते थे हम, इतनी हाइट होती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो वैरायटीज आई, फिर वो डवार्फ वैरायटीज आने लगी और उनकी यील्ड है जो इंक्रीज होगी। मतलब डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम कुछ ऐसा उसमें चेंजेस लाते हैं ताकि जो हमें प्लांट की हाइट ला लो या उसकी टिंदरिंग लगा लो, मतलब जिससे हम अलग अलग बेनिफिट पा सकें। जैसे कि हाइट है, जैसे वेट की ला लो, जैसे टाल वैरायटीज होती थी उसकी जो यील्ड थी कम होती थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब उसमें प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जब चेंजेस किए गए तो वीट जो थी वो ड्वार्फ वैरायटीज तैयार की गई, उसकी यील्ड भी ज़्यादा हुई और वो कम समय में जो मैच्योर हो जाती थी। उससे अगर कोई फर्टिलाइजर डालते थे वो ज़्यादा मतलब बेनिफिट देते थे, ऐसा कि इतनी बड़ी हाइट के क्रॉप को हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो फर्टिलाइजर भी ज़्यादा लगेगा, और फर्टिलाइजर हमें पता ही है कि कितना हानिकारक है हमारी सेहत के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मतलब हम अगर उसके एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ चेंजेस ला सकें, उसको डिजायरेबल बना पाए, तो उसके थ्रू भी हम जो अपना क्वालिटी पर्पस को हम बढ़ा सकते हैं या हमारी यील्ड को है या हायर ले सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है इसका प्लांट ब्रीडिंग का, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस आपको पता ही है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कोई भी अगर वैरायटी ऐसी है जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है और हम उसको एज अ बेकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं या कुकिंग क्वालिटी के पर्पज पे यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो किस कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है, एक लेंटिल में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम न्यूरोटॉक्सिन है। और नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया है यूरेसिक एसिड फ्रॉम ब्रासिकास फैमिली में, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो हम उन सब जो टॉक्सिक सब्सटेंस को उन सबको एलिमिनेट करके जो ह्यूमन की हेल्थ को बचा सकते हैं, उनको फिट रख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन की कंजप्शन के लिए उनको फिट या अच्छी क्वालिटी के अगर हम क्रॉप्स या अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और जो आजकल ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज हो रही है वो सब ज़्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंस में से होते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी देखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स पे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि हम टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे, जैसे मान लो कि कोई फॉडर क्रॉप है, फॉडर क्रॉप हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसको इंसेक्टिसाइड भी यूज कर रहे हैं, डिजीज के थ्रू उस पे कोई फंगस का फंगिसाइड यूज कर रहे हैं। मतलब जब हम उसको काटते हैं और हम उस हमारे घर में जो जिससे हम मिल्क पाते हैं बफलोज को वो चारा डालते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस कहीं ना कहीं उस चारे में भी तो आएगा ना। जब वो चारा बफेलोज खाएंगे तो जब हम मिल्क उनसे लेंगे तो वो जो चारा वो खाएंगे तो उनके मिल्क प्रोड्यूस में भी तो मिलकर वहीं आएगा ना। जब मिल्क प्रोड्यूस में मिलकर आएगा तो हम जब उसको ड्रिंक करेंगे तो वो हमारे अंदर भी जाएगा। तो वो हेल्थ में कहीं ना किसी तरीके से जाके इफेक्ट करता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन या मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है नॉन शैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें लिखा हुआ उन्होंने द शैटरिंग ऑफ पोड्स इज सीरियस प्रॉब्लम इन ग्रीन ग्राम। शैटरिंग होता है मतलब झड़ना बोल सकते हो, जैसे आपने ग्रीन ग्राम्स में देखा है कि वो झड़ने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है। वो जो कॉमन सीरियस प्रॉब्लम है वो ज्यादातर ग्रीन ग्राम में देखा गया है। और उसको भी एक रेजिस्टेंस करना मेन ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का, किसमें ग्रीन ग्राम में हम कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ही क्या है कि क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, हम क्रॉसिंग कराएंगे, अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम कोशिश करते जाएंगे, F1 जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन आएगी, बैक क्रॉस करते रहेंगे। मतलब ऐसे करके हम अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंच के हम जो क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो फिर एक ऑब्जेक्टिव है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। नेक्स्ट है फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव। फिर नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर लास्ट में आता है वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। इसमें ट्रेडिशनल मेज इज अ खरीफ क्रॉप। जैसे हम देखते हैं कि वैसे तो जो मेज है वो ज्यादातर खरीफ क्रॉप्स के लिए माना जाता है, लेकिन बट अब उनको हम मेज को रबी सीजन में भी लगाते हैं, ज़ियाद सीजन में भी लगा लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी वैरायटीज हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि वो हर एक सीजन में बना सकते हैं। तो ये सारे थे जो ऑब्जेक्टिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन पर्पस हम यही लगा के चलते हैं कि मेन पर्पस जो प्लांट ब्रीडिंग का वो यही है कि क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट चाहे वो क्वालिटी इम्प्रूव हो, चाहे वो यील्ड की इम्प्रूव हो, बायोटिक रेजिस्टेंस हो, ए बट ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, क्वालिटी को इफेक्ट करती ही करती हैं। कोई क्लाइमेट इफेक्ट कर रहा है हमारी क्रॉप को, या डिजीज या पेस्ट इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारा क्वालिटी पे भी तो है जो इफेक्ट पड़ता है। अगर क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये आपका एक टॉपिक कवर होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बच्चे।